हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का 5th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बेटा देखो, आप 11th में जो पढ़ रही हो ना, बेसिकली वो डबल एंट्री बुक कीपिंग है। आप 12th की बुक पे भी देखोगे तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं। बीच में एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम का भी 11th में। तो बच्चों के दिमाग में अक्सर सवाल उठता है कि सर डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। तो कोशिश करते हैं, है ना, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की। तो पहले मैं आपको ना एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। तो पहले बेटा समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो बेटा, हर ट्रांजेक्शन के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, आपने शायद थोड़ा पढ़ भी लिया होगा या आगे पढ़ोगे। देखो, हर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, और जो डेबिट होता है ना वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। कई ट्रांजैक्शंस आप आगे जाके देखोगे, आपने देख भी लिए होंगे कि 2 या 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं पर क्रेडिट एक हो रहा है, पर तब भी जो टोटल ऑफ डेबिट होता है वो हमेशा टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल होता है। तो जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल जाएंगे तो कुछ अकाउंट डेबिट होंगे 50,000 से सपोज, तो उतने ही अमाउंट से कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा पर 50,000 से ही होगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, मेरा जो ट्रायल बैलेंस एंड में बनेगा वो टैली कर जाता है, और उसके बाद जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ और बैलेंस शीट बनाता हूँ वो भी टैली कर जाती है। तो इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मेंटेन हो पाता है ना। उसकी वजह से क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आ जाती है। ठीक है जी, वो भी जरूरी होती है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आ जाती है तो मेरी स्टेटमेंट थोड़ी रिलायबल हो जाती है। ठीक है, और इसमें ना आगे जाके हम पढ़ेंगे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो हम तीनों अकाउंट्स के सारे एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को पूरी तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ट्रायल बैलेंस मेरा पूरा बन जाता है तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में हेल्प होती है। क्या कह लो, अब आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही ट्रायल बैलेंस से है, और बैलेंस शीट बन पाती है और प्रॉपर बन पाती है, जिसमें हमने सारे खर्चे, सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करा है प्रॉपरली। एसेट्स को हम प्रॉपर रिकॉर्ड करते चले आ रहे हैं। तो हम एक एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे रिकॉर्ड करते हैं। उसमें अभी आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या रिकॉर्ड करता हूं। तो ये जो मेरी स्टेटमेंट्स बनती है ना डबल एंट्री सिस्टम पे, ये रिलायबल होती है। ठीक है, रिलायबल है तो मैं कंपैरिजन भी कर पाऊंगा, मैं इससे एनालिसिस भी कर पाऊंगा। तो ये प्रॉपर सिस्टम है, साइंटिफिक मेथड पे बना हुआ है। तो ये होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम, कईयों को गलतफहमी होती है कि सिंगल एंट्री सिस्टम खाली एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है सिस्टम बेटा जिसमें कई ट्रांजेक्शन के तो हम दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, कईयों का सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और कईयों में कोई एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, तो ये सिस्टम ना प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। तो इसलिए इसका दूसरा नाम पता है क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम अकाउंटिंग फ्रॉम, आप देखना चैप्टर क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसमें हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते। हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, डेटर के मेंटेन कर लिए, क्रेडिटर के मेंटेन कर लिए, और कैश बुक कह लो या कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं या कैश बुक मेंटेन करते हैं, है ना, दोनों एस्पेक्ट्स। अब जैसे मैं पर्सनल और कैश अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं तो डेटर से पैसा आया मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्रेडिटर को पेमेंट करी, मैं दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर अगर मैंने मशीनरी खरीदी, है ना, तो मैंने खाली कैश में उसको रिकॉर्ड करा, मशीनरी अकाउंट को अपडेट ही नहीं करा, क्योंकि मैं रियल अकाउंट्स, हम पढ़ेंगे आगे जाके मशीनरी किस में आती है, रियल अकाउंट्स में आती है। तो हमने रियल अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं करा, तो हमने खाली कैश में रिकॉर्ड कर लिया जी मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी अकाउंट अपडेट ही नहीं हो रहा। और जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम इसमें डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं रहे, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया नो एस्पेक्ट, इसका हमने कोई भी एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड नहीं करा। आगे जाके हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स में हो सकता है हम सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ेंगे और डेप्रिसिएशन दी होगी, पर प्राइमरीली हम डेप्रिसिएशन जैसे चीज़ों को हम रिकॉर्ड करके नहीं चल रहे। ठीक है जी, तो ये इनकम्प्लीट सिस्टम हमें मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इनकम्प्लीट होने की वजह से ये रिलायबल है क्या? नहीं, ये रिलायबल नहीं है। तो ये है बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां आप कुछ ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो, कुछ का खाली एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो, और कुछ के कोई एस्पेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती आपके पास, है ना, आप एसेट्स को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो एंड में आप बैलेंस शीट नहीं बना पाते हो। एंड में एसेट्स का एस्टीमेट लेके तो हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आप उसको, क्योंकि उसको इसलिए बैलेंस शीट नहीं कहते क्योंकि वो प्रॉपर नहीं होती। उसका क्या नाम होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं उसको हम,
है ना। तो एसेट्स को हम उस टाइम पे एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज को एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम अपनी कैपिटल को निकाल पाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता। हम अपनी ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर करते हैं, बीच में देखते हैं एडिशनल कैपिटल तो नहीं आई थी, ड्रॉइंग्स आई थी, तो वो प्रॉपर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉसेस पता नहीं चलते, ठीक है। तो ये ना खाली स्मॉल बिजनेसेस को सूट करता है। प्रॉपर जो आप बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस है वो इस सिस्टम को हैंडल, इस सिस्टम में अपने रिकॉर्ड्स नहीं बना पाएगा। तो अब जरा मैंने आपको बेसिक आपको आइडिया दे दिया है, अब डिटेल में इनका डिफरेंस समझते हैं, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम में जैसे मैंने बताया हम दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करके चलते हैं, पर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किसी किसी ट्रांजेक्शन के करते हैं, है ना। किसी किसी का खाली एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और किसी का कोई एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम तीनों अकाउंट्स के सारे एस्पेक्ट्स, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। हम पर्सनल अकाउंट से मेंटेन करते हैं, हम रियल अकाउंट से मेंटेन करते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट से मेंटेन करते हैं। नॉमिनल होते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड, जैसे सैलरी। अब उसमें क्या, सिंगल एंट्री में सैलरी पे करूंगा, खाली कैश में रिकॉर्ड करूंगा जी सैलरी पे करी, सैलरी अकाउंट अपडेट नहीं करूंगा। मेरे को कमीशन आई, कैश में अपडेट कर दूंगा, पर कमीशन अकाउंट अपडेट नहीं करूंगा, है ना। तो इसमें हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बना रहे हैं और कैश बुक बना रहे हैं, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं और ये कंप्लीट और साइंटिफिक सिस्टम है जी पूरा का पूरा, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस मैंने बताया, जब आप एक एक चीज को रिकॉर्ड करोगे, है ना, और जितने का डेबिट दोगे उतने का क्रेडिट दोगे, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आएगी और ट्रायल बैलेंस बनेगा और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आएगी, है ना। तो आपकी बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पूरी वेरीफाई हो जाएगी यहाँ से। पर यहाँ पर आप चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे? जब तक आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये चीज़ें आपको आगे भी समझ में आएगी जब ट्रायल बैलेंस की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस पूरा प्रॉपर पता चल रहा है, आप एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, वहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपको पूरे प्रॉपर पता चल रहे हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन पाएगा, है ना। हमने एक डिफरेंट मेथड बनाया हुआ है, हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, वहां पर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के डिफरेंसेस को, बीच में एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करते हुए हम प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करेंगे, पर वो इतने प्रॉपर नहीं होंगे, इतने रिलायबल नहीं होंगे बेटा, ठीक है। पांचवा डिफरेंस मैंने भी बताया, फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है, मैं आपको पहले वीडियो से बताता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है, तो इस वाले मेथड में तो बैलेंस शीट प्रॉपर बनेगी, इस वाले मेथड में बैलेंस शीट नहीं बन सकती, है ना। हम एंड में एस्टिमेटेड एसेट्स ले रहे हैं, एस्टिमेटेड लायबिलिटीज ले रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेते हैं, ठीक है जी। तो द रीजन इज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटी डू नॉट स्टैंड एट रियल अमाउंट्स बट एट एस्टिमेटेड अमाउंट्स, जैसे मैंने अभी कहा। तो ये आपको बिल्कुल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की नहीं बता पा रही है। एडजस्टमेंट्स करते हैं हम एंड में, फाइनल अकाउंट्स में ईयर एंड पे कई सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं हम, पर यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स इतनी नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है। एडजस्टमेंट जैसे कि भी, जैसे 10 महीने की सैलरी तो दे दी, 2 महीने की नहीं दी, है ना, इतनी कमीशन आ गई, इतनी कमीशन नहीं आई, तो उसकी हम कई एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर इतनी एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स ही प्रॉपर नहीं है। ये जो बिजनेस है, ये जो सिस्टम है, सारे बिजनेसेस को सूट करता है ना। कोई भी बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सकता है, पर ये बिजनेस सिर्फ, ये सिस्टम जो है सिर्फ टाइनी बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस को सूट करता है जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रखते या नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये सिस्टम कोर्ट भी अप्रूव करता है, कोर्ट में भी अगर कोई केस लग जाएगा तो यहाँ से डबल एंट्री सिस्टम में जो बुक्स बनी होंगी कोर्ट उसको मान्यता देगा, ऑथेंटिकेट करेगा, बट इस वाले को कोर्ट इतना कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि जिसका बेस ही सही नहीं है उसके रिकॉर्ड्स को मैं रिलायबल कैसे मानूंगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो थ्रू आउट द ईयर जो हम चीज़ें सीखेंगे सारी डबल एंट्री सिस्टम पे सीखेंगे, एंड में हम ये भी सीखेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम अगर हो हमारे पास तो उसमें हम अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे निकालते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो ये वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कवर हो चुके हैं, तो बाकी टॉपिक्स और बाकी चैप्टर्स हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं, ठीक है बेटे। बाय बाय, टेक केयर।